नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CGL 2020 टीयर 1 के सेकंड सबसे ज़्यादा टफ मैथ्स के शिफ्ट के बारे में, जिसमें हम करेंगे सारे 25 मैथ्स के प्रश्न। और इससे पहले मैंने सबसे टफ मैथ्स की जो शिफ्ट थी यानी 23 अगस्त पहली शिफ्ट वो मैंने करवा दी, जिसका एवरेज स्कोर 115 था और इसका भी एवरेज स्कोर कुछ उसी के अराउंड है। तो ये भी कर लेते हैं। टफेस्ट शिफ्ट से हमने इस बार स्टार्ट करा, तो चलो देखते हैं पहले प्रश्न पे आते हैं। पहले प्रश्न में क्या कहा गया, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 74, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो। देखो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से आपको दिख रहा होगा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 हो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz 74 हो, तो आप वैल्यू पुट करने में टाइम लग जाएगा। इससे बढ़िया है बेसिक पे चले जाओ। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का फार्मूला क्या होता है। आप कहेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हट के प्लस हो जाता है, ठीक है। ये होता है फार्मूला। ये बराबर आपको दिया गया 74, राइट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 2 है, इससे कट जाएगा, ये 37 हो जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आपको पता होगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का अगर स्क्वायर करें तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ऐसा करके कुछ मिल जाएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी अगर मैं बात करूं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4 और बटे में 2, ऐसा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, देखो अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4/2 और निगेटिव इसका। यानी मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस हाफ टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप देख सकते हैं 2 से डिवाइड करके ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू पुट करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए के मान लेते हैं, यानी आपको बेसिकली मान लो के की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर ये के हो गया तो आपको बच रहा है के माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस हाफ, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हमने माना क्या, के। ये बराबर दिया गया 37। यानी आपको दिया गया है 3k/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 37, यानी कि 3k/2 इज इक्वल टू 39, यानी कि 3 से ये 13 कटा, के बराबर कितना हो गया, 13 दूना 26, यानी कि हमने जिसको के माना था उसकी वैल्यू 26 आ गई। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा देखिएगा। कहा कि पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 1232 मीटर, देयर इज अ 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ इज। आपको दिया गया पेरीमीटर, अगर रेडियस आर माने तो पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, ऐसा करके है। और ये बराबर दिया गया 1232 मीटर, राइट। 22 से अगर काट दें 22 पंचे 100, तो 22 छक्के 132, 2 से कटेगा 28, यानी इंटरनल रेडियस हो गई 7 गुणे 28, यानी कि ये कितना हो जाएगा 196 मीटर। अब आपसे कहा गया इसके चारों तरफ एक रास्ता भी है। मान लो ये आपका लॉन था, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। आपको पता है इंटरनल रेडियस कितनी है 196, आउटर रेडियस इसमें 7 जोड़ देंगे यानी कि 203 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका किसका, इसका यानी रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर। तो स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर ये 7 हो जाएगा, 7 22/7 से कट के ये 22 हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो गया 22 टाइम्स ऑफ आर प्लस आर, यानी 196 प्लस 203 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 399। अब 22 गुणे 399 करना तो 22 गुणे 400 कर लो, यानी 8800, और उसमें से 22 घटा दो, यानी कि हो जाएगा 8778। अगर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बराबर 1, तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू बताओ। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है। अगर मैं अल्फा और बीटा को क्रमशः 90 डिग्री और 0 डिग्री, मान लो अल्फा को 90 ले रहा हूँ, बीटा को 0 ले रहा हूँ, तो अब पुट करेंगे तो साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, यानी कि साइन अल्फा की वैल्यू 1, ये 0 1 प्लस 0 1 हो गया। ऐसे कॉस अल्फा यानी कॉस 90 0 हो गया, ये कॉस बीटा 1 हो गया, यानी कि ये दोनों मिलकर 1 हो गया। तो आपसे पूछा गया साइन अल्फा है साइन 90 यानी 1 प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी है, कॉस 90 यानी कि 0, तो आपका आंसर 1 हो गया।
अगला प्रश्न देखिएगा, कहा गया त्रिभुज ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 18 सेंटीमीटर है। अगर D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ AD। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, इसको आसान और बना देंगे, अभी देखिएगा। कहा गया एक ट्रायंगल है ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करें, 1 मिनट, ये आपकी कुछ मीडियन या परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, और AD ये इस प्रकार से, या मान लो ये D है, तो BD बराबर 1/3 BC दिया गया, ठीक है। यानी कि BD जो है वो BC का 1/3 है। B अगर आपको पता है साइड 18 है, यानी पूरी BC 18 है, तो BD कितना हो गया 6, और ये भुजा कितनी हो गई 12। आपको पता है अगर AM इसकी मीडियन है तो इसको 9 अनुपात, मतलब 9 के हिस्से में डिवाइड करेगी, यानी BM और MC का अनुपात 1:1 हो जाएगा। यानी कि पूरा BM 9 है, BD 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। अब देखिएगा AM परपेंडिकुलर भी है, मीडियन भी है, तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जो मीडियन होती है उसकी लंबाई होती है A√3/2, यानी साइड 18 इंटू √3/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा 9√3। बस काम खत्म हो गया। आपको पता है ये 9√3 है। आपसे किसकी लंबाई पूछी गई? AD की, तो आप साइन लगा दो। आपको पता है ये 90 है, या साइन ना लगाओ, पाइथागोरस लगा दो, तो आपको पता है आधार 3 है, लंब इतना है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 9√3 का स्क्वायर 9 9 81 3 243, ठीक है। यानी कि ये हो गया 252 मेरे ख्याल से, 252 से 36 निकल जाएगा, यानी 6√7 हो जाएगा। तो आपको बस एक परपेंडिकुलर ड्रा करना था, उसके बाद आसान हो जाता आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आई थिंक ये इस शिफ्ट का सबसे बढ़िया प्रश्न है। अगर ट्रायंगल्स ABC एंड DBC आर राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज BC, यानी कि ABC और DBC का कॉमन हाइपोटेन्यूज है BC। अगर BD एंड AC इंटरसेक्ट एट P व्हेन प्रोड्यूस्ड इफ PA 8 PC 4 PD 3.2, तो आपको BD की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि इसका फिगर कैसे बनेगा। आपको दिया गया कि DBC और ABC एक दो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका क्या कॉमन है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल है इस प्रकार से, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C, और A पे ये राइट एंगल है, राइट। अब कहा गया कि एक और ट्रायंगल बनता है जो सेम हाइपोटेन्यूज के साथ है, वो कुछ इस प्रकार से है। पहले यहाँ से इसको मिला दीजिए ताकि फिगर बनाने में आसानी रहे। B से इस पॉइंट को मिला देते हैं, क्योंकि आपसे कहा गया कि ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपका कहीं D पॉइंट होगा, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज PTC, ऊपर वाला, और नीचे वाला ABC। अब क्या कहा गया? कहा गया PA इज इक्वल टू 8, PA पूरा 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपको दिया गया PC इज इक्वल टू 4, PC 4 है। आपको पता है PC 4 है तो CA भी 4 होगा, वैसे हमें इससे कोई मतलब नहीं है। कहा गया PD इज इक्वल टू 3.2, दिस वन इज 3.2, और आपसे BD की लंबाई पूछेगी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो ये आपका यहाँ पे राइट एंगल होगा, ये वाला यहाँ पे राइट एंगल है। अब अगर मैं दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल PAB को देखूं, ट्रायंगल PDC और ट्रायंगल PAB को देखूं, तो आपको दिखेगा ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि दोनों का ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल 90 डिग्री इसका है, ये वाला एंगल 90 डिग्री इसका है, तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि टू एंगल्स आर ऑलरेडी इक्वल। अब आपको पता चल गया अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? PD यानी परपेंडिकुलर बाई PA, PD बाई PA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? PD बाई PA इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा, इसका क्या पता है? PC बाई PB कह सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो, PD की वैल्यू कितनी दी गई? 3.2 डिवाइडेड बाई PA कितना है? PA इज 8, ठीक है, इज इक्वल टू PC कितना है? PC आपका 4 है अपॉन PB हम लिख ले रहे हैं PB, ठीक है। आपको पता है यहाँ से ये कटेगा, यानी कि आपका बेसिकली PB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? PB इज इक्वल टू हो जाएगा 10। अब आपको पता चल गया, ध्यान से देखिएगा, पूरा PB यानी ये वाली भुजा, ये वाली पूरी 10 है, पूरी 10 है, इतना पार्ट 3.2 है, तो PD कितना हो जाएगा? 6.8, 10 माइनस 3.2 यानी कि 6.8 हो जाएगा। यानी आपको पूरा PB फाइंड कर लिया हमने, PB 10 आ गया, PD आपको 3.2 दिया गया है, तो BD कितना हो जाएगा? 10 माइनस 3.2। तो बस आपको सिमिलरिटी को कॉन्सेप्ट लगाना था। अगर आपका फिगर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये पर्सन borrowed a sum of
30,800 at 10% per annum for 3 years. Interest compounded annually. कहा गया at the end of 2 years he paid a sum of 13,268. At the end of third year he paid Rs x to clear the debt. What is the value of x? आपसे x की वैल्यू पूछी है क्योंकि उसने 30,800 लिया किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 साल के लिए उसने लिया। अगर 2 साल के अंत में उसने 13,268 रुपये पे कर दिए। आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि 2 साल के लास्ट में अमाउंट कितना बनेगा। आपको पता है 30,800 उसने लिया था। आपको पता है अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो 1 साल में 11/10 हो जाएगा, तो 2 साल में कितना हो जाएगा? 11/10 का होल स्क्वायर यानी कि 121/100। 30,800 का 121/100 हो जाएगा। उसमें से हमसे कहा गया कि 13,268 यानी 13,268 उसने पे कर दिया, यानी अब उसका अमाउंट कितना पे करना है? इतना। लेकिन इस पे आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा? 10%, यानी इस पे जो बचा हुआ अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी उसका 10% इंटरेस्ट लगाने का मतलब इसका 11/10 रुपये उसे पे करना है। और ये बराबर आपको x दिया है तो x की वैल्यू पूछी गई। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। इफ़ यू विल सॉल्व दिस तो क्या फाइंड करोगे? 121 का 308 में गुणा करना है। 121 गुणे 8 968 हो जाएगा, यानी कि 68 आ जाएगा। हासिल आएगी 9। 121 यहाँ 363 और 9 372, यानी कि आपका 37,268 में से 13,268 घटेगा, यानी बेसिकली ये हो जाएगा 24,000 गुणे 11/10, राइट। यानी आपका होगा 24,000 गुणे 11/10। 11/10 का 1 0 इससे कट गया, मल्टीप्लाई कर दो। 11 0 0, 11 चौको 44, 11 दूना 22 4 26, यानी कि 26,400 आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बस बेसिकली यहाँ पे समझना ये था कि 2 ईयर्स के मतलब बाद आपका जो नेट अमाउंट बनेगा वो इतना बनेगा। उसमें से उसने 13,268 पे कर दिया, यानी बचा अमाउंट इतना पूरा हो गया, और इसी का 11/10 क्योंकि इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा उतना ही पे करना रहेगा थर्ड ईयर के लास्ट में। क्या दिया गया थर्ड क्वेश्चन में? कहा गया 7th क्वेश्चन में कहा गया ये ट्रेन running at 48 km per hour crosses a man going with the speed of 12 km per hour in the same direction in 18 seconds and passes a woman coming from the opposite direction in 12 seconds. The speed of the woman is। आपसे कहा गया कि एक ट्रेन है जो 48 की स्पीड से रन कर रही है, ठीक है। एक आदमी को जो उसी डायरेक्शन में 12 की स्पीड से जा रहा है उसको 18 सेकंड में पार करती है। तो कहा गया कि एक औरत जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसको 12 सेकंड में पार करती है। आपको स्पीड ऑफ वीमेन बतानी है, यानी औरत की स्पीड बतानी है। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि 48 के स्पीड से अगर ट्रेन जा रही है और 12 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 48 - 12। ये हो गई स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, रिलेटिव स्पीड। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका बेसिकली हो गया 36 × 5/18, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। और 10 मीटर पर सेकंड से वो व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का टाइम लगाती है, यानी आपको टाइम दिया गया 18 सेकंड। तो आपको पता है जो अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को यानी किसी पर्सन पॉइंट को पार करेगी तो इसके द्वारा चली गई यानी ट्रेवल डिस्टेंस होती है उसकी लंबाई के बराबर, और लंबाई बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी 18 × 10 यानी 180 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई अब हमें पता चल गई। अब हमसे कहा गया कि अगर वो किसी महिला को पार करती है तो 12 सेकंड का समय लगता है। अगर किसी महिला को पार करने में उसे 12 सेकंड का समय लगता है, यानी T' बराबर 12 सेकंड दिया गया, तो महिला को पार करने में भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी 180 मीटर ट्रेवल करने में 12 सेकंड, यानी आप कह सकते हैं कि स्पीड रिलेटिव स्पीड S' बराबर कितना हो जाएगा? 180/12, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन आपको ध्यान देना 15 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड आ गई, किसकी? ट्रेन की रिलेटिव स्पीड। ट्रेन की रिलेटिव स्पीड आई 15 मीटर पर सेकंड, यानी आपको पता है कि अगर महिला अपोजिट डायरेक्शन में आ रही थी और ट्रेन की स्पीड 48 थी, हम महिला की स्पीड x माने तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 48 + x, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी आपकी रिलेटिव स्पीड होनी चाहिए 48 + x × 5/18, जो कि दी गई 15। तो इसको बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स 48 + x मल्टीप्लाइड बाई 5/18 = 15, राइट। तो 5 से कटेगा 3, 18 × 3 = 54, 54 बराबर 48 + x, यानी x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे हो गए, राइट। यानी कि महिला की चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। Coming to the next question, what is given in the question number 8 is the value of 54 divided by this one, यानी कि आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट सॉल्व करोगे यहाँ पे 11 में -2, यानी 9 का 3 में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 1/3, 1/3 का 6 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2, ये हो जाएगा। 2 का 4 ऑफ 2 लिखा हुआ है, यानी 8, 8 से 12 में डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 8, यानी 3/2, 3/2 का 3 में मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले आपको इतना पता होना चाहिए 3/2 आ गया, इतना पूरा 3/2 आ गया, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाइड लगा हुआ है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 8 × 2,
सबसे पहले 8 इंटू 2 करेंगे या 12 डिवाइडेड बाई 8, आप 12 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, यानी ये 3/2 लिखा है, 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 लिखा हुआ, और मल्टीप्लाइड बाई 16 ऑफ 3 48 54 में डिवाइड करेगा तो ये 54/48 हो जाएगा, यानी कि आप काट सकते हो 6 से, 6 9 54, 6 8 48, यानी 9/8, यानी आपका लिखा हुआ है 9/8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2 डिवाइडेड बाई 3, 3/2 में 3 से डिवाइड करेंगे 1/2 हो जाएगा, और 9/8 इंटू 1/2 यानी कि 9/16 हो जाएगा, राइट। इफ वी लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 9 वी गेट इट्स क्वेश्चन ऑफ DI। कहा गया द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 128 स्टूडेंट्स, रीड द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको 128 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए गए हैं और अलग अलग रेंज में, लाइक अगर मैं बात करूँ 0 से 15 के बीच में 8 स्टूडेंट्स लाई करते हैं, 15 से 30 के बीच 14, 30 to 45 के बीच 28 स्टूडेंट्स, एंड देर आर न्यूमरस टाइप ऑफ स्टूडेंट्स लाइक 45 से 60 के बीच 30, 60 to 75 32, एंड 75 से 90 के रेंज में 16 स्टूडेंट लाई करते हैं। बेसिकली अगर आप सम करोगे तो 128 यहाँ पे दिया गया है, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहा गया व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट गॉट मार्क्स लेस देन 60, यानी 60 से कम पाने वालों के परसेंटेज पूछा गया। 60 से कम यानी कि दिस वन, यानी कि आपको टोटल स्टूडेंट्स कितने 128, यानी 128 का कितना परसेंट है, क्या 8 14 28 और 30 का सम, तो सम करोगे 30 28 58 8 64 58 8 66 और 14 80 हो जाएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कर सकते हो, 30 28 58 8 66, ठीक है। और परसेंटेज में पूछा गया था तो मल्टीप्लाइड बाय 100, या आप ऐसे कर सकते हो 8 से 16 से काट दो, 16 पंजे 80, 16 8 128 होता है, ठीक है। यानी 5/8, आपको पता है 1/8 होता है 12.5%, तो 5/8 कितना हो जाएगा 62.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, इसमें भी फाइंड करना है √6a + 9b + 2c। तो आपको परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ए वाले टर्म से एक साइड में, बी वाले टर्म से एक साइड में, और सी वाले एक साइड में, मतलब पास पास लिख लेंगे। तो यहाँ पे 9 ये स्क्वायर है, यहाँ पे 12a है, यानी ये बनेगा 3a - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे 9b स्क्वायर है -24b, यानी 3b - 4 का होल स्क्वायर बना लो। यहाँ पे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 और 4 20, यानी कि 20 को हमने फैक्टराइज कर लिया 4 और 16 के फॉर्म में, और ये c स्क्वायर लिखा हुआ है, ये इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया 9a स्क्वायर -12 + 4 कर लिया, और प्लस 9b स्क्वायर -24b + 16 लिख लिया, और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में तोड़ा, फिर स्क्वायर बन गया। और आपको पता है कि अगर 3 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम 0 हो तो वो अलग अलग 0 के बराबर हो जाएंगे। अलग अलग 0 के बराबर करोगे तो यहाँ से 3a - 2 इज इक्वल टू 0, यानी 3a इज इक्वल टू 2। यहाँ से बराबर करोगे तो 3b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म खत्म। अब आपको वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, यहाँ पे 3a 2 तो 6a 4, 3b 4 तो 9b कितना हो जाएगा 12, तो 12 4 16 का वर्गमूल 4, यानी √4। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन ए। कहा टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ इफिशियंसीज ऑफ x एंड y इज 5:7, वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 days, x alone started the work and left after 42 days, y alone will complete the remaining work। आपको दिया गया कि सर्टेन वर्क करना था, कंप्लीट करना था, x और y के इफिशियंसी का रेशियो दिया गया। इट मीन्स कि अगर x y वर्क करता 5 वर्क करता है एक दिन में 5 यूनिट, तो आपको y दिया गया 7 यूनिट एक दिन में। क्योंकि वर्किंग टुगेदर x एंड y कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 days, यानी अगर एक साथ कार्य करें तो 5 7 12 करेंगे, आज 70 दिन में करते हैं, यानी 840 वर्क होगा 12 × 70। क्योंकि x ने काम करना शुरू करा 42 दिन बाद छोड़ देता है, x एक दिन में करता है 5, 42 दिन में करेगा 210, यानी कि 840 में से 210 इसने कर दिया, यानी बचा हुआ है 630। तो आपसे कहा गया y विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, y एक दिन में करता है 7, रिमेनिंग वर्क है 630, तो डेज कितने रिक्वायर्ड होंगे 630/7, यानी कि 90 डेज, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन DI से कहा गया द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय कंपनी इन परचेजिंग रॉ मटेरियल ओवर द ईयर्स एंड द वैल्यूज ऑफ फिनिश्ड गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर्स, यानी कि वो रॉ मटेरियल कुछ खरीदती है और सेल करती है, दोनों की क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। और आपसे कहा क्या गया द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 2013 to 15 टू टोटल सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड इन 2014 16 एंड 17। बेसिकली क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव है। अगर 2013 से लेकर 15 तक रॉ मटेरियल, 13 कौन सा है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15, इसका रॉ मटेरियल 250 350 और 325 जोड़ोगे तो 2 3 5 1 6 3 9 925 हो जाएगा। और आपसे कहा गया कि जो सेल है कौन कौन से ईयर का, 14 16 और 17 का, यानी दिस वन
दिस वन और दिस वन जोड़ोगे तो 475 और 525 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 और 6 1600, इसका रेशियो पूछा गया था। तो 25 से काटोगे ये 4 हो जाएगा, 25 से काटोगे 37 हो जाएगा, यानी आपका 37/64 के अराउंड कुछ रेशियो आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DI से कहा गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन 5 इंस्टीट्यूट्स ABCDE। 5 इंस्टीट्यूट हैं जिसमें ABC के लिए एडमिशन हुआ है अलग अलग ईयर्स में, लाइक 2013, 14, 15, 16, 17 एंड 18, और इंस्टीट्यूट्स हैं ABCDE। कहा गया था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट्स ABD इन 2015, यानी 2015 में ABD, 2015 कौन सा, ये A, B और D में। ठीक है। कहा गया जो इनरोल करते हैं, व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट C एंड E इन 2018, यानी कि 2018 में C और E इससे कितना ज़्यादा है। तो पहले आप जोड़िए 2015 में A, B और D का, तो जोड़ें 130, 138, 268 और 22 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 290 और 390 ये है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 135, 145, 280 हो जाएगा। और यही पूछा गया कि 280 से 390 कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 110। परसेंटेज निकालोगे 28 चौको 112, यानी 40% के अराउंड आपका आ जाएगा, 40% से थोड़ा कम। उसी पे बेस्ड अगला DI है, क्या पूछा गया, व्हाट इज द सम ऑफ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट B इन 2014, 15 एंड 17, यानी B में 14 से B ये है, और 14, 15 और 17, 15 ये है और 17 ये है, इसमें जो एवरेज स्टूडेंट्स इनरोल करते हैं उनका। और क्या कहते हैं, एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट E इन 2013 एंड 18, E में 2013 और 18 में जो इनरोल हुए उनका एवरेज, इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है। अब देखिए पहले एवरेज निकालिए, 132, 138, 135, जो अगर एवरेज निकालना है 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 44, यहाँ पे करेंगे 46, और यहाँ पे करेंगे तो 45 आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 10, यानी ये 90 हो जाएगा, 45 135 हो जाएगा इधर। और अगर इन दोनों का एवरेज निकालना है तो 145 और 105 जोड़ेंगे 250, इसका ये 125 हो जाएगा। और इन दोनों का योग पूछा गया तो 135 और 125 260 हो जाएगा, तो आपका आंसर 260। अगला क्वेश्चन आपका ट्रिगो से है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हालांकि मुझे समझ नहीं आया ये शिफ्ट जो थी टफेस्ट में कैसे आ गई। क्योंकि इफ़ 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 सेक थीटा, थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब देखो अगर 1 माइनस साइन थीटा में अगर 1 प्लस साइन थीटा से अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ऊपर बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अपॉन नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस साइन थीटा से तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि दोनों का जो डिनो होगा, ठीक है, वो बराबर हो जाएगा, यानी हर दोनों का बराबर हो जाएगा। अंश में एक में आएगा 1 प्लस साइन थीटा, एक में आएगा 1 माइनस साइन थीटा, तो सीधे आप कैलकुलेट कर लो, प्लस 1 माइनस साइन थीटा लिख दो और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो, इज इक्वल टू 4 सेक थीटा दिया गया है, बात खत्म हो गई। ठीक है, यानी कि आपका साइन थीटा कट गया, यानी 2/cos स्क्वायर थीटा, यानी 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको बेसिकली दिया गया 4 सेक थीटा, राइट। यानी सेक थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो जाए, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4, यानी सेक थीटा आपको कितना दिया गया 2, और अगर सेक थीटा 2 है तो थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री, थीटा 60, तो कॉट 60 1/√3 प्लस कॉसेक 60 2/√3, तो 1 + 2 3/√3, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा √3। समझ आ गया। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते, हिट एंड ट्रायल से भी, कि थीटा 0 90 के बीच में 30 45 60 3 ही वैल्यूज़ थी, तो आपको बस ऑप्शन देखना था, ऑप्शन में √3 के फॉर्म में ज़्यादा दिख रहे थे, 60 ट्राई कर लेते क्योंकि यहाँ पे कॉट था। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन किससे है, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, रेन्यू सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस एंड स्टिल गेन्स 25%, कॉस्ट प्राइस निकाला। क्योंकि 180 मार्केट प्राइस थी, 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि 180 के 4/5 पर सेल किया, और कहा कि फिर भी CP पे 25% का प्रॉफिट होता है, 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4 हिस्से का। आप बस CP कैलकुलेट करना था, तो 36 हो जाएगा, 36 × 4 144 और × 4/5 हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 14 चौको 56 157, यानी कि 576/5 हो जाएगा, यानी कि 115.2 हो जाएगा आंसर। मुझे तो इजी शिफ्ट लगी, बस कैलकुलेटिव है थोड़ी। कहा कि व्हेन x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर दिस वन, द नंबर सो ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन द रेशियो ऑफ दिस वन।
अब देखो आपसे कहा गया अगर इनमें से x घटा लिया जाए तो 54 में से x घटाओगे 54 माइनस एक्स प्रोपोर्शन में आती है यानी कि डिवाइडेड बाई 49 माइनस एक्स, ये इक्वल टू हो जाएगा 22 माइनस एक्स और अपॉन 21 माइनस एक्स, 21 माइनस एक्स, अपॉन को या अपॉन को। अब आपको क्या करना है, अब वो ऐसे सॉल्व करोगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची गुणा करके, तो आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा और क्वाड्रेटिक थोड़ा सा टिपिकल होता है यार, टाइम किलिंग होता है ना। तो आपको क्या काम करना है, कॉमन डिफरेंस 22 में से 21 घटेगा 1 डिफरेंस, इधर 54 में से 49 घटेगा 5 डिफरेंस, 1 और 5 को बराबर करने के लिए इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, इसके अंश में 5 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स दोनों के अंश को बराबर कर देना है बस इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके, यानी आपको पता चल गया 54 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 22 माइनस एक्स यानी 110 माइनस 5x। अब 5x को इधर ले आओगे तो 4x इज इक्वल टू 110 में से अगर 54 घटाओगे तो 56 बचेगा आपका, यानी 4x बराबर 56 तो x बराबर 14। अब x बराबर 14 आ गया तो आपको जो रेशियो निकालना था वो रेशियो निकालो, 8x माइनस 25, 14 अट्ठे 112 में से 25 घटेगा यानी कि कितना हो जाएगा 87, और 87 बटे ये 7x माइनस 26 यानी 14 सत्ते 98 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा 72, 3 से काट देंगे 29 हो जाएगा, 3 से काट देंगे 24 हो जाएगा, आपका रेशियो आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन है इस बार सीजीएल के हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट देखने को मिला है, और ये सीएचएसएल का भी बहुत बड़ा फेमस क्वेश्चन था इस बार। 2x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन दिया गया, तो आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस 2b प्लस सी, और इसमें क्या करना होता है कोफिशिएंट का बेसिकली कंपेयर करना होता है। अब आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी अगर करोगे तो 2x प्लस वाई ए हो जाएगा, इसमें से b घटाओगे माइनस एक्स प्लस 2y हो जाएगा, यानी बेसिकली अगर आप देखो तो 2x माइनस एक्स और प्लस 3y, तो इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि इधर भी x प्लस 3y दिया गया, यानी आपको बेसिकली सॉल्व करना होता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वही सॉल्व कर लो a स्क्वायर यानी 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x माइनस 2y का होल स्क्वायर और प्लस ए बी यानी कि 2x माइनस वाई और 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 2y, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4xy राइट प्लस xy और माइनस 2y स्क्वायर, दिस वन बनेगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर 5x स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे y स्क्वायर प्लस 4y 5y स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 2xy माइनस 4xy प्लस 4xy कट जाएगा, और इधर कितना बचा है 2x स्क्वायर माइनस 3xy और माइनस 2y स्क्वायर। अभी सॉल्व कर सकते हो 5x स्क्वायर 2x स्क्वायर सम करेंगे तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर, इधर 3y स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस 3xy है राइट, और ये बराबर दिया गया समझ लो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर एंड cxy। अब व्हेन यू विल कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर एंड xy यू विल गेट वैल्यूज ऑफ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, अगर y स्क्वायर के कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो b इज इक्वल टू दिस वन, और c की xy के कोफिशिएंट की तुलना करोगे तो c बराबर आ जाएगा। आपको वैल्यू निकालनी a यानी कि 7 प्लस 2b यानी कि 6 और प्लस c यानी कि माइनस 3, तो 7 6 13 में से 3 घटेगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि ये डीलर बॉट सम टॉयज फॉर 1800, ही सोल्ड 40% ऑफ दीज एट द लॉस ऑफ 15% एंड 33% ऑफ रिमेनिंग टॉयज एट 20% प्रॉफिट, एट व्हाट परसेंट प्रॉफिट शुड ही सेल द रिमेनिंग टॉयज टू अर्न एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 10%। का क्या है, एक दुकानदार है जो 1800 के कुछ खिलौने खरीदता है, मैं मान लेता हूँ कि भैया उसने कुछ 10 खिलौने खरीदे हैं राइट, और 1800 का अगर खरीदा तो एक खिलौना 180 का पड़ा होगा राइट। अब कहा क्या गया है, क्योंकि 40% को 40% बोले तो 4 खिलौनों को 15% लॉस पे, 18 का 15% कितना हो जाएगा 27 रुपये नुकसान के साथ वो बेच देता है 4 खिलौने, ठीक है। क्योंकि जो बचे हैं 6 बचे हैं उसका 33% यानी 2 खिलौनों को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि 36 के प्रॉफिट पे 2 को बेच देता है, ठीक है, प्लस का 36 है यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। अब बचे कितने 4 2 6 बेच चुका है, यानी 4 खिलौने बचे, वो कितने प्रॉफिट पे बेचे ताकि उसका ओवरऑल प्रॉफिट 10% का हो। 10% प्रॉफिट इट मीन्स कि उसे 180 का प्रॉफिट, 1800 पे 10% यानी 180 का प्रॉफिट चाहिए। आपने देखा कि 4 पे 27 का नुकसान यानी 108 का नुकसान इधर कर चुका है, और 2 पे 36 का फ़ायदा यानी 72 का फ़ायदा इधर उठा चुका है, यानी ओवरऑल इसको अगर देखें तो माइनस 36 का अभी भी नुकसान में है, और 36 के नुकसान से 180 के फ़ायदे में जाने के लिए उसे 216 फ़ायदे में पहुंचना पड़ेगा। अब 216 अगर 4 वस्तुओं पे फ़ायदा कमाना चाहता है वो, तो एक वस्तु पे उसे 54 रुपये का फ़ायदा लेना पड़ेगा, और 180 क्रय मूल्य वाली वस्तु पे अगर वो 54 का फ़ायदा चाहता है
तो उसे 30% फ़ायदे में बेचना पड़ेगा। समझ आ गया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बेटा कहा गया, द बाइसेक्टर्स ऑफ ए इन ट्रायंगल ए बी सी मीट बी सी एट डी। ए बी दिया गया, ए सी दिया गया, बी सी दिया गया, डी सी की लंबाई पूछी। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम टॉलमी, अपोलोनियस, इन सब पे मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और इसका प्रूफ भी करवाया हुआ है। अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल ए बी सी के, ए के बाइसेक्टर की बात की गई तो ए को ऊपर ड्रा कर दो, बी सी नीचे, ए का बाइसेक्टर दिस वन इज डी। और आपसे कहा गया ए बी 12 दिया गया, ए सी 15 दिया गया, बी सी 18 दिया गया, तो डी सी। आपको पता होगा कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है कि अगर ए डी एंगल बाइसेक्टर तो ए बी और ए सी का जो रेशियो होगा वही बी डी डी सी का होगा। तो इसका रेशियो 4:5 है, तो ये भी 4:5 के अनुपात में हो जाएगी। अगर मैं इसको 4 मानूँ, इसको 5, दोनों को जोड़ूंगा 9 आएगा, जबकि ये 9 ना होकर बी सी 18 दिया गया, यानी इसका 2 गुना ये हो जाएगा, इसका 2 गुना ये हो जाएगा। आपसे पूछा गया था डी सी की लंबाई, तो 5 दूनी 10 हो जाएगी, राइट। व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन नंबर सिस्टम में मैंने दबा के करवाए हुए हैं, चाहे सीजीएल 18 देख लेना, सीजीएल 19 में फलाना ढिमका जो भी है ना, तो उसमें सब में मैंने करवाया। और ऐसे मैंने बताया कि 72 वाला तो बड़ा कॉमन सा है कि 72 है तो वो 8 और 9 से डिविजिबल होगा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, और आपको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली नंबर 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटनी चाहिए, दैट्स ऑल। अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले 8 से डिविजिबिलिटी रूल की, तो आपको पता है लास्ट 3 डिजिट से बनने वाली नंबर यानी 8 7 वाई जो नंबर होगी वो 8 से कटनी चाहिए। 8 से काटोगे तो 8 × 8 ये कट जाएगा, यानी 72 को कटना है, 7 वाई को कटना है। आपको पता है 8 9 72 होता है, यानी वाई की जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको काटना है यानी वाई की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब हमारी नंबर कितनी बन गई, 8 9 x 6 4 2 8 7 2। अब इसको 9 से डिविजिबल होना है। 9 से डिविजिबिलिटी का बेसिकली रूल होता है कि भैया सम ऑफ डिजिट्स 9 से कटनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स निकालोगे तो 2 7 9 ये तो खत्म हो गया। 8 2 10 4 14 6 20 8 28 9 37 37 प्लस x हमारी संख्या कोई बन रही है और इसको 9 से काटना है, यानी हमें 9 से काटना है तो 37 से बड़ी संख्या जस्ट 45 आती है, यानी x को हमें कितना लेना पड़ेगा 8, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 8, y ऑलरेडी पता था 2, तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी 3x यानी 24 प्लस 2y यानी कि 4, तो 24 और 4 28 हो जाएगा। जाना है ऑफिस, बज रहे हैं 11:30, लेकिन क्लास रिकॉर्ड करनी है, सुबह जल्दी उठना है। बट यार आप लोग ना क्या बताएं, अगर पढ़ते नहीं हो तो बड़ा दुख होता है। कहा कि लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम। लकी लड़की का नाम है, चलो कोई नहीं, इनकम है उसकी मान लेते हैं 100, वो 85% खर्चा करती है, यानी कि उसका बचता होगा 15 रुपये, ठीक है। कहा कि अगर उसका एक्सपेंडिचर x% बढ़ जाता है, सेविंग उसकी 60% इंक्रीज हो जाती है और इनकम 26% से बढ़ जाती है, तो x की वैल्यू बताएं। इनकम अगर 26% से बढ़ती है यानी कि पहले 100 से तो 126 हो गई होगी। सेविंग उसकी 60% से बढ़ जाती है, यानी 15 से 60% बढ़ेगी, यानी 9 बढ़ जाएगी, यानी कि 24 हो जाएगी। पहले 126 कमाई है 126 की, बचता है 24 रुपये, यानी खर्चा होता होगा 126 - 24 यानी 102 रुपये। अब आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, पहले 85 खर्चा करती थी, अभी 102, यानी कि 17 की बढ़त किस पे 85 पे। यानी अगर आप देखें या आप 17 से पहले काट दें, 17 × 5 = 85, 17 छक्के, यानी 5 से कोई चीज़ 6 हो रही है, 5 से 6 होने का मतलब 1 बढ़ रही है 5 पे, यानी 20% की बढ़त हो रही है। बस ऐसे कह सकते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। ऐसा प्रश्न बड़ा ट्रिकी सा पूछा गया था, लैंग्वेज कई लोगों ने ये भेजा भी था मुझे, डीएम्स किए थे इंस्टा पे भी और टेली पे भी कि ये गलत है। हालांकि ऐसा गलत नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि देयर आर सम चिल्ड्रेन इन अ कैंप एंड देयर एवरेज वेट इज़ 40 kg, राइट। कुछ स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज वेट 40 kg। ओके, 5 चिल्ड्रेन विद एवरेज वेट 36 kg ज्वाइन द कैंप, और if 5 children with average weight 43.2 leave the camp, the average weight of children in both cases is equal. क्योंकि how many children are there in the camp? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, ऐसे प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स थे किसी कैंप में और उनका एवरेज वेट 40 था, राइट। क्योंकि 5 बच्चे ऐसे थे जिनका एवरेज 36 था, अगर वो ज्वाइन कर लें तो जो एवरेज होगा वही एवरेज अगर 5 लोग 43.2 एवरेज वेट वाले छोड़ दें तो जो एवरेज होगा उसके बराबर होगा। तो आपको बताना है पहले कैंप में कितने बच्चे थे। हम मान लेते हैं x बच्चे थे तो 40 का एवरेज रहा होगा, वो 40 का एवरेज अगर x का एवरेज अगर 40 था तो टोटल हो जाएगा 40 है। अब अगर मैं बात करूं कि 5 लोग छोड़ देते हैं तो अभी x - 5 बचते होंगे, राइट। तो और कहा कि 5 लोग ज्वाइन करते हैं, 5 लोग ज्वाइन करते हैं तो अभी x + 5 बच्चे हो गए, और वेट कितना बढ़ जाएगा 5 लोगों का 36 के हिसाब से 180 बढ़ जाएगा, यानी टोटल वेट बटे टोटल स्टूडेंट्स, ये भी एवरेज हो गया। दूसरे केस में अगर हम एवरेज निकालने जाएंगे तो कहा गया 40x टोटल वेट था, उसमें से कहा गया
43.2 वाले 5 छोड़ देते हैं, 5 छोड़ेंगे, इट मीन्स कि 5 गुणे 43.2 यानी 216 घट जाएगा। और उसके बाद बच्चे x-5, इनका जो एवरेज आया, ये दोनों एवरेज आपको बराबर दिए गए। बस आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे 40x², इधर भी आएगा 40x², यानी x² वाले टर्म से हमें मतलब नहीं है, यानी आपका इधर -200x प्लस 180x यानी कि -20x -900, ये जो इक्वल टू आ जाएगा कितना, -216x प्लस 200x यानी -16x और माइनस 5 गुणे ये 1080 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो तो ये 4x बराबर आ जाएगा 180 यानी x बराबर 45 हो जाएगा। देखो x वाले मेथड से भी प्रश्न करना बड़ा आसान होता है, बस आपको समझना पड़ेगा। वैसे भी कर सकते थे, एवरेज वेट की 5 लोगों में 36 यानी कि 4 कम है तो 4 कम होगा तो एवरेज इतना कम हो जाएगा, ऐसे करके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, आपको पता होगा कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा होता है, अगर ए मतलब कॉसेक ए बराबर सेक बी होता है, अगर ए प्लस बी 90, तो आप देखिए 60 प्लस से 30 माइनस से दोनों 90 यानी ये दोनों बराबर यानी ये कट जाएगा। कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा होता है कब, जब ए प्लस बी बराबर 90, वही मैंने बताया। तो 49 41 90 यानी कॉसेक 49 लिखें या सेक 41 यानी ये 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर ही 1 हो जाएगा, राइट। और इस शिफ्ट के लास्ट क्वेश्चन पे हम खत्म करते हैं। कहा कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब कि इसके ऑल 4 वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, या हम कहें एंगल A और एंगल C का सम 180 होगा और एंगल B और एंगल D का भी सम 180 होगा, राइट। एंगल A और C का सम निकालें तो A और C 3x बराबर 180 यानी x बराबर 60 और 5y प्लस वाई यानी 6y बराबर 180 तो y बराबर 30। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, 3x माइनस वाई यानी कि 180 माइनस 30 यानी 150, इसकी वैल्यू निकालनी थी। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को टक करना है लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब करना है। बहुत सारी वीडियोज अभी आनी बाकी हैं, टॉपिक वाइज, शिफ्ट वाइज, CHSL CGL सारे, मेंस के लिए कुछ प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस, CGL CHSL के लेटेस्ट अच्छे क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज कंपाइलेशन, ये सारे मेंस के लिए कुछ होगा। 2011 से 18 वाली सीरीज ऑलरेडी हैज बीन कंप्लीटेड, और इफ़ वी टॉक अबाउट CGL 19 तो शिफ्ट वाइज टॉपिक वाइज आल्सो हैव बीन कंप्लीटेड। बस आपको चेक करते रहना है प्लेलिस्ट को, टेलीग्राम से अगर नहीं जुड़े जुड़ सकते हैं।